बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह का ये सारा मामला जो माह रमज़ान के महीने में भी सियासत आम तौर पर हम देखते हैं कि ज़रा कुछ मधम पड़ने लगती है, लेकिन ये रमज़ान इस एतबार से मुख्तलिफ था। यहाँ तो बड़ी बड़ी खबरें आती रहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को JIT के सामने तलब किया गया, वज़ीर आला पंजाब को तलब किया गया। तो ये तो हम बहुत अरसे से, बहुत ईदों से सुनते आए कि हाँ, ईद के बाद जो है वो ये हो जाएगा। बकरा ईद से पहले सबको मशहूर मारूफ और मार्कतुल आरा जुमले और दावे याद हैं। किसी ने कहा था ये कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, फिर कहा वो कसाई भाग गया, मैं क्या करूं। और किसी ने कहा था जी बड़े का गोश्त तो छोटे का गोश्त साथ खाएंगे, ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था। लेकिन अब की दफ़ा फिर ये सवाल उठ रहा है और बहुत सारे लोग वाकई राय रखते हैं कि भाई पनामा के पर्सपेक्टिव में फिर इलेक्शन का साल है, ये बहुत सारी चीज़ों के तनाजुर में ईद के बाद पाकिस्तानी सियासत का रंग खासा कुछ मुख्तलिफ होने वाला है और पाकिस्तानी सियासत में बड़ी वाज़े तेज़ी भी आने वाली है, तब्दीली भी आने वाली है, सड़कों पर मूवमेंट नज़र आने वाली है, जलसा जुलूस, टॉक शो के टेम्परेचर, ये सब कुछ एकदम से बढ़ेगा ईद के बाद। अभी से ही बहुत बड़ा हुआ है, फिर जाहिर है अभी आखिरी अशरे में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, इबादत वगैरह, और ईद के बाद फिर सारी सियासी जमातें अपने अपने लाए अमल का ऐलान करेंगी। ऐसा होने जा रहा है, इस पर बात करते हैं। ईद के बाद के मुमकिन सियासी मंजरनामे पर हमारे साथ मौजूद है काशिफ अब्बासी साहब, ऑब्वियसली न्यूज़ इंट्रोडक्शन फ्लैगशिप प्रोग्राम होस्ट करते हैं ARY न्यूज़ का। फवाद चौधरी साहब PTI के स्पोक्स पर्सन और सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज़कियाकार जनाब शाहीन सेवाई साहब मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। और साबिर शाकिर साहब ARY इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ हैं। सबका बहुत शुक्रिया। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो बताएं, तज्जिया तो बाद में, लेकिन क्या PTI ने प्लान किया हुआ है कि अब ज़ाहिर है रमज़ान की वजह से तो बहुत सारी स्ट्रीट एक्टिविटीज़ को एक पॉज लग जाता है, स्लो हो जाती हैं। ईद के बाद पनामा के तनाजुर में JIT का फैसला, आगे इलेक्शन, इस सब के तनाजुर में किसी भरपूर अवामी सतह पर या सड़कों की सतह पर कोई ऐलान करने का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन है वो कैसे आती है। हम जाहिर है कि तहरीक इंसाफ आइन के अंदर रहते हुए एक तब्दीली की ख्वाह है। हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और ये जो JIT का मामला आया है या जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है, आप यकीनी तौर के ऊपर इस बात के ऊपर तायद करेंगे कि ये भी कोई PTI का बनाया हुआ नहीं है। ICIJ ने ये स्कैंडल दिया था। हमने सिर्फ ये जद्दोजहद की कि ये एक मंतकी इंजाम तक पाकिस्तान में जिंदा रखने का क्रेडिट बहरहाल जाहिर ऑब्वियसली आप लोग को जाता है कि आपने उसको जो अपोजिशन का काम भी यही था। अपोजिशन बहैसियत अपोजिशन हमारा ये काम था कि इसको जिंदा रखा जाता। और ख्वाजा आसिफ जो कह रहे थे कि 2-4 दिनों में लोग भूल जाएंगे, आगे चले जाएंगे, हमने उसको भूलने नहीं दिया और ये हमारी जाहिर है कि बड़ी कामयाबी है। लेकिन जो अपोजिशन की एक और बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी का उतना ही नेगेटिव जाता है कि वो भी अपोजिशन की पार्टी थी, लेकिन इस मामले को वो का क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले सकी। पता नहीं वो अपोजिशन की पार्टी है भी कि नहीं है। कभी 1 महीना इधर होते हैं, 2 महीने फिर उधर होते हैं, फिर 3 महीने इधर और 2 महीने उधर। उनका तो पॉलिटिक्स का जाहिर है किसी को समझ ही नहीं आ रही। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो देखिए, इस हफ्ते जब आपका प्रोग्राम ये चलेगा तो 2 इंपॉर्टेंट वाकयात हैं जो भी हमने देखने हैं। एक तो हमने ये देखना है कि मंडे को जो ऑब्स्ट्रक्शन का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और फिर जुमेरात को 22 तारीख को तीसरी जो इसकी 15 की जो रिपोर्ट है JIT की वो वहां पे जानी है। तो अब हमने देखना ये है कि ये मामला आगे किस तरह बढ़ेगा और जो JIT और इनकी जो रिपोर्ट है वो कैसे आएगी, उसके बाद ही कोई सिचुएशन जो है वो सामने आ सकती है। सही है। साबिर शाकिर साहब, क्या कुछ खबरें इस्लामाबाद का टेम्परेचर और वहाँ के ड्राइंग रूम में सड़कों की गुफ्तगू को क्या बताती है कि ईद के बाद सियासी तौर पर बड़ा कोई मौज मस्ती मेला होना है? ये तो बादामी डिपेंड करेगा कि JIT की रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन एक बात तय है कि मुस्लिम लीग नवाज़ या शरीफ ख़ानदान जो है वो आसानी से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रेटजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टफ़ टाइम दिया जाए और जितना भी हो सके मीडिया में ख़ास तौर पे स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए, खा वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये उनकी स्ट्रेटजी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो आसानी से सियासी मंजरनामे से हटने के लिए या सज़ा के लिए बिल्कुल आमादा नज़र नहीं आते। और आज भी जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जो कमेटी के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, वो भी बड़ा जारहाना अंदाज में उन्होंने जारहाना अंदाज था उनका। और बहुत से सवालात के जवाबात देने के बजाय वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद उनसे सवालात पूछे और सियासी इंतकाम का जो उनका एक उन्होंने बाहर आके गुफ्तगू की, उसी नौयत की गुफ्तगू थोड़े से अल्फाज तब्दील और लबो लहजे के साथ
अंदर भी उन्होंने वही गुफ्तगू की और कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, ना नवाज शरीफ साहब ने दिया, ना शहबाज शरीफ साहब ने दिया, ना ही जो इनके लाइक माइंडेड गवाहान को बुलाया गया, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ JIT के सामने नहीं दी जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि ये पकड़ाई में आने वाले हैं। ठीक है, साबिर भाई हमारे साथ रहेगा। मैं इब्तिदाई कमेंट एक काशिफ भाई से भी इधर लेना चाहता हूँ। काशिफ भाई, जाहिर है हम मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो एक गैर सियासी फोर्स है यानी कि फौज, उसके हुकूमत के साथ ताल्लुकात ये तयन करने में अहम किरदार अदा करते हैं कि मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा। अब एक तरफ ये तासुर है कि मौजूदा हुकूमत इस अस्करी सेटअप के साथ तो बहुत ही कंफर्टेबल है और ये तासुर डॉन लीग्स की ट्वीट की विड्रॉल के बाद मजीद पुख्ता हो गया। दूसरी तरफ जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं JIT से बाहर निकल के कि हमें अंदाजा है और ये कठपुतलियां और पीछे से रह के जो है वो जो लोग गेम खेलते हैं हमें अंदाजा है, और फिर खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस पर सिर्फ अदालत नहीं बल्कि फौज पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम गेम कर रहे हो। तो आप किस तासुर की तरफ खड़े हैं? आपको क्या लगता है, मौजूदा हुकूमत और फौज के दरमियान केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है या आंख मचोली है? देखिए, जो फौज की हाई कमान है उनके साथ तो इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये आपने जैसे डॉन लीग्स का जिक्र किया, डॉन लीग्स में भी ये बात आखिर में वाज़ेह हुई कि वो नोटिफिकेशन जो PM हाउस ने दिया जिस पर रद्द करने का, और उसके बाद ट्वीट आया और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल था फौज में, उसी तनख्वाह पे सारे बाकी वापस काम पे आ गए, उसी नौकरी पर उसी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। ज़िमनी सवाल, अगर डॉन लीग्स का ट्वीट विड्रॉ करना ये साबित करता है कि मामला सेट है, तो फिर वो इतना खतरनाक ट्वीट का होना क्या साबित करता था? रिजेक्टेड, वो क्या साबित करता था? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मामला सेट है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सही, वरना ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है। और मैं क्योंकि बहुत करीब से फौज का और बाकी सिविलियन मामलात को देखता भी रहा इस तमाम वाक़े के दौरान, जब ये ट्वीट आई और ट्वीट से पहले के वाक़यात, ट्वीट और ट्वीट के बाद का रद्द अमल, मुझे ये देखकर वो पुरानी सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस उस तरह नज़र नहीं आया। ऐसा लगा कि फ़ौज ने कंसीड किया और फ़ौज पीछे चली गई। ये पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ कभी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। एक गलती थी, ट्वीट एक गलत इकदाम था, इसको कंसीड किया गया और वापस फौज पीछे चली गई। और उसके बाद इस पर आपका कोई तज्जिया है कि या मालूमात कि वो ट्वीट हुआ क्यों? स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी आई थिंक ऐसा तो मुश्किल है ना, उस वक्त एक जज्बात, गुस्से में लगा, जी गुस्सा था इस बात पे कि जो अग्रीमेंट हमारे साथ हुकूमत ने किया था उसको वायलेट किया गया। मैं ये भी जानता हूं कि आर्मी चीफ ने हुकूमत से ये कहा, जो भी जिस लेवल पे भी बातचीत हुई उनसे कहा गया कि हमें मुझे ये चाहिए, फौज के रैंक्स में इस बारे में बड़े सवाल पूछे जाते हैं। सो ये एक वाकया था या एक मामला था जिसको सुलझाना चाहते थे आर्मी चीफ, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मुझे इस मामले में ये चाहिए है। अच्छा, अब जरा और काशी में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछ लूँ। यानी धरने वाले एपिसोड में तो हुकूमत के लोग टेलीविजन पर जो भी कहते हो, ऑफ कैमरा तो हमें आपसे खुल के कहते थे ना कि यार हमें ये पीछे है, ये फौज ही सारी गेम कर रही है। इस सारे मामले में वो इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, क्या कहते हैं हुकूमत के लोग? क्या वाकई वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं से ये पैनमा पर जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, कहीं ना कहीं पिंडी से इसका सिलसिला मिलता है या आप पारा से? देखिए, हमारा क्योंकि हम ARY वाले हैं, थोड़ा इंटरेक्शन हुकूमत से कम है। ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेक्शन शायद बाकियों से ज्यादा होगा क्योंकि मैं तो एक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कवर करता रहा हूँ इस्लामाबाद में। 16-17 साल हो गए। मेरा को फैमिली भी पॉलिटिकल थी, तो मैं बहुत से नून लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पे इस फील्ड में आने से पहले भी जानता हूँ। तो बहुत सारी इंटरेक्शन, बहुत सी दोस्तियां भी हैं। मैंने अदालतों की तरफ ज्यादा तोपों के रुख देखे हैं, फौज की तरफ नहीं सुना। मैंने जितने लोगों से बात की है वो इस वक्त इल्जाम अदालत को तो दे रहे हैं जाती और निजी महफिलों में, वो फौज के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे कि वो हमारे खिलाफ सियासत करे। लेकिन क्यों ये बार बार कहा जाता है वो कठपुतलियां, वो पुराना मामला? वजह यह है कि देखें, मियाँ साहब आपसे, मुझसे या PTI के वर्कर से या किसी और पीपल्स पार्टी के वोटर से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने वोटर से बात कर रहे हैं। वो अपने वोट बैंक को बता रहे हैं कि देखें मेरे साथ दोबारा वही ज्यादती करने लगे जो पहले हुई थी। उसको तैयार कर रहे हैं कि अगर दोबारा मेरे साथ कुछ होने लगा और तुम्हें सड़कों पे आना पड़े, एक या दूसरा वोट डालना पड़े, तो उस टाइम याद रखना। ये उसका जहन तैयार किया जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी बयानबाजी की जाए वो फैक्चुअल हो, वो फैक्चुअली करेक्ट भी हो। ये सिर्फ अपने वोटर का जहन तैयार किया जा रहा है। वो एक ग्राउंड स्वेल होता है ना, ग्राउंड बनाया जा रहा है वक्त से पहले कि यार ये हो सकता है, तो इसके लिए तैयार है ना। क्योंकि मुझे लगता है जो मियाँ साहब ने कहा ना कि ये तो एक JIT है, लेकिन याद रखना एक JIT और भी लगनी है, मुझे उससे लगा ये कि इस JIT से ज्यादा पुरुमीद नहीं है। सो अगली JIT ज्यादा उनके लिए वो है। और एक अगर इजाजत है, आपने कहा ना कि सियासी मैदान में क्या होगा। जी। देखिए, दो मैदान है इस वक्त, एक कानूनी मैदान है, एक सियासी मैदान है। ठीक है।
रमजान में पीएमएलएन को एडवांटेज ये रहा है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। हाँ, जलसे तो नहीं हो उनके सकता। वुज़रा, उनके लोग आके 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिन में करके कभी जेआईटी के ऊपर हज़रा सराई, सुबह राना सनाउल्लाह साहब शुरू करते हैं, दोपहर में वो जो इनका पीएम हाउस का मीडिया सेल टाइप है वो आता है, फिर वजीर इत्तलात हैं या दूसरे वुज़रा हैं, ये 3 से 4 मरतबा जेआईटी पे हर्जा सराई होती है, अदालतों को कोसने दिए जाते हैं, जो भी कहा जाता है। सही है। पीटीआई उसको पॉलिटिकली अभी तक काउंटर नहीं कर सकी है। हाँ, जो ही इलेक्शन, जो ही माफी चाहता हूँ, ये ईद खत्म होगी, रमजान खत्म होगा, उनके पास ये ऑप्शन होगा बड़े जलसे करने का। मतलब हर इमरान खान साहब का जवाब, ईद के बाद इमरान खान साहब का जवाब सिर्फ इतवार नहीं, मेरा ख्याल है एक से ज्यादा जलसा भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन भी होगी। पीएमएलएन का जवाब जो है ना, वो 4-5 घंटे की कवरेज इमरान खान साहब उसी वक्त ले सकते हैं जब वो एक जलसा कर रहे होंगे, एक बड़ा जलसा कर रहे हो। ठीक है, उसका भी होगा। और दूसरा कानूनी तो जाहिर है चल रहा है, वो तो मैं इसमें मजीद बात सब जानते हैं। सही है, सही। मैं अच्छा, शाहीन सेवाई साहब, ये क्या अपनी नौयत का हालिया तारीख में एक जरा एक मुनफरिद मंजरनामा है कि जब हुकूमत के लोग ये समझते हैं कि आला अदलिया हमारे खिलाफ है, लेकिन किसी के कहने पे ऐसा नहीं कर रही है या फौज के कहने पे ऐसा नहीं कर रही है, वरना तो ये कहते हैं ना कि जो भी हमारे खिलाफ होता है वो इसलिए होता है कि वो फौज उसको इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये भी एक अपनी नौयत की बड़ी सीरियस भी सही लेकिन दिलचस्प सिचुएशन है। जनाब, बात यह है कि आला अदलिया और बाकी इदारे जो हैं, जो भी फैसला करें, आखिर इसका जामिन कौन है कि उन फैसलों पे अमल होगा और जो भी फैसला होगा उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो किसी के खिलाफ हो या हक में हो। अब बात यह है कि घर जाओ तो घर तो जाना ही पड़ेगा ना, मतलब कैसे नहीं जाएंगे फिर? बस मिसाल, खाली अदालत के कहने से नहीं जाना पड़ेगा ना, जाते हैं ये लोग जब तक इन्हें पता ना हो कि उनके पीछे कोई ऐसा कुव्वत खड़ी है और ऐसा इदारा खड़ा है जो अगर ये गड़बड़ करेंगे तो वो फिर जबरदस्ती इनको भेजेंगे। कानून की इम्प्लीमेंटेशन होगा, फैसलों पे कानून पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये जब बात आती है तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो वही बात चली जाती है कि जी कराएगा आखिर कौन। अदालत तो फैसला दे के जज घर चले जाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कराएगा कौन? कराना तो फिर उन्हीं का काम है जिनकी बात अभी करते नहीं है। ये आर्टिकल 190 कह रहे हैं आप? आर्मी के बारे में कहते हैं, बिटवीन द लाइंस यही कहते हैं कि जी ये पीछे खड़े हुए हैं। वरना ये कि जजेस हमने पहले देखे, कोर्ट्स भी देखी है कि कानूनी तौर पर अदलिया क्या फौज को कह सकती है ये हमारा फैसला है तो बाजवा साहब जरा मेहरबानी करें, जरा इसमें अमल करवा दें? कह सकते हैं। उन्होंने कहा है जो आर्टिकल जो है वो 190 है या क्या आर्टिकल है, उसके तहत किसी भी इदारे को वो कह सकते हैं कि जी ये हमारा फैसला है, आप इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। अगर कोई रुकावट बन रहा है तो काशिफ भाई, इधर एक नंबर को शाहिद साहब, काशिफ भाई ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है आपको लगता है कि अदलिया अगर कोई फैसला दे? मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है ये 2017 है, 2017 में हम 90 की सियासत, अगर हम ये सोचे कि सुप्रीम कोर्ट को अदलिया की फौज की जरूरत है, मैं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एक बड़ा तगड़ा इदारा बन चुका है। कह रहे हैं कि अदलिया के पास एक आईनी सहारा है फौज को ये कहने का, जिसका नाम आर्टिकल 190 है। नहीं, उसकी जरूरत, मेरा नहीं ख्याल उसकी जरूरत। देखिए, अगर उन्होंने फैसला कर दिया, आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ भी फेजेस में फैसला आया था। पहले फैसला दिया, स्पीकर का काम था उसको इलेक्शन कमीशन भेजने का, उन्होंने नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और पिटीशन उठाई, उसके बाद दोबारा, और आखिर में जाके उनको कहा कि आप सादिक और अमीन नहीं, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको सजा दी और वो उनको वो कर दिया। मैं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत रास्ते और बड़ी तगड़ी सुप्रीम कोर्ट है। क्या फैसला देती है मैं नहीं, जब मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। देखो, हो सकता है कि कल कहे कि प्राइम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन अगर वो इस पे आ गए कि उन्होंने अपने फैसले पे अमल दरामद कराना है, ये बड़ी तगड़ी सुप्रीम कोर्ट है, इनको किसी की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी साहब, आपको भी लगता है कि किसी गैर सियासी कुव्वत की जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर अदलिया को अपने किसी सख्त फैसले पर अमल दरामद करना है तो? मैं तो काशिफ से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और मैं इस बात के ऊपर भी मेरा बड़ा यकीन है कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट की अहमियत और हैसियत जो 1990 की दहाई में थी वो अब नहीं है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली और समाजी तौर के ऊपर बहुत आगे चला गया है। कुछ लोगों को लगता है कि फ़ौज ही मेन प्लेयर है और अल्लाह, आर्मी और अमेरिका का जो ट्रैका जो पाकिस्तान में था वो अब भी है, ऐसा अब है नहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो दो बहुत पावरफुल एक इमर्ज हुई हैं ताकतें, एक हमारे यहाँ जो मीडिया आया है और दूसरा जो आपका सिविल सोसाइटी, इन दोनों ने मिलके एक तो ट्रैका अब रहा ही नहीं, अब ये 5 लो हो गया है। कह रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन को कोई लो बंदा जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता। और आपने अभी देखा है
कि सोशल मीडिया पे जिस तरह का क्रैकडाउन की कोशिश की गई और जो इस तरह की रिटेलिएशन आई, और अदालतों का जो अपना मामला है, अदालतें क्रिटिसाइज भी होती हैं जब वो बहुत गलत फैसले करते हैं। मुझे एक सिंपल बात, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये कहने दीजिए कि जो पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी बात है, हम क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट कर रहे हैं। जब पूरी इस्लामी दुनिया इस वक्त डेमोक्रेसी और बादशाहत के चक्कर में पड़ी हुई है, पाकिस्तान इज सो अहेड ऑफ रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कि हम यहाँ क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट कर रहे हैं। तो शाहीन साहब, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान कितना प्रोग्रेसिव मुल्क है बाकियों से। सही। तो शाहीन साहब, ये बात आपको जरा बड़ी खुशगवार बात मालूम नहीं होती कि हमारे पैनलिस्ट यानी नून के मुखालिफिन का भी ख्याल है, फवाद चौधरी साहब का, कि नहीं, फौज का अब ये दायरा इख्तियार एक वो है जो उसका है कानून के मुताबिक और उतना ही होना चाहिए, और उसके बगैर भी पाकिस्तान की अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवा सकती है। आपको क्यों नहीं लगता कि ये एक बदला हुआ मंजरनामा है, ये एक नया पाकिस्तान है? मुझे इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत आगे आ गया है, 90s से बहुत आगे आ गया है और फौज की अब जरूरत शायद नहीं है। लेकिन बात मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि अदालतें फैसले देती रही हैं पहले भी और अब भी देंगी और उन पर अमल दरामद भी हो जाएगा। लेकिन ये कि जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, जैसे कि आपने भी सुना नवाज शरीफ साहब ने आके बाहर कहा कठपुतलियों का खेल हो रहा है और एक और JIT आएगी, एक और फैसले आएंगे, हम नहीं मानेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी जो फैसला आएगा अगर हमें मंजूर नहीं हुआ तो हम नहीं मानेंगे। मतलब ये है कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी, गड़बड़ करेंगे। ठीक है, मैं एक ब्रेक के बाद अदालत के पास तो कोई फौज नहीं है, लेकिन ये कि अगर जरूरत पड़ी, अगर गड़बड़ वाकई हुई, अगर कोई इस तरह की गड़बड़ हुई कि जिससे कि लगा कि ये कोई मामला गड़बड़ हो रहा है और ये नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता फैसला, तो अल्टीमेटली फिर एक ही इदारा है जो कि इम्प्लीमेंट करता है। और यही मेरा ख्याल है उनकी अब पॉलिसी भी यही है कि हम बीच में नहीं आएंगे, कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हम किसी किस्म की कोई गड़बड़ बीच में जैसे पहले होती थी वो नहीं होगी, मगर जब फैसला आ गया तो उसमें हम खड़े होंगे कानून के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद साबिर शाकिर साहब से पूछूंगा, हुकूमत लड़ाई की तैयारी में है, मजलूमियत की तैयारी में है, या दोनों की तैयारी में? ब्रेक के बाद जी साबिर साहब, ये लड़ाई की तैयारी है या मजलूम बनने की, या दोनों हुकूमत की तरफ से? देखें वसीम, हुकूमत की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि वो किसी भी तरीके से करप्शन का धब्बा लेके यहाँ से रुखसत ना हो और सुप्रीम कोर्ट से या JIT से सजा याफ्ता होके ना जाएं, बल्कि उनका ज़्यादा फ़ायदा यही है कि वो इसको स्टैब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई बना दें और इसी नैरेटिव को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। गो कि उनको पजीराई नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बात समझ चुकी है, PTI पहले से अपोजिशन में है और कुछ और जमातें जो हैं वो भी साथ मिल चुकी हैं, जो कि इस लड़ाई को अब फौज और नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं बनाने देंगे। आपने नवाज शरीफ की गुफ्तगू जो सुनी JIT के बाहर, वो पहले से लिखी हुई तकरीर थी और उन्होंने ये बोलना ही बोलना था, इसमें कोई शुबा नहीं। का ताल्लुक उस समाज से नहीं था, उस समाज से हरगिज़ नहीं था। और याद करें कि जब जब भी मुस्लिम लीग नवाज या शरीफ फैमिली पे सख्त मुश्किल वक्त आया है, इसाक खान से फड्डा हुआ, गुलाम इसाक खान साहब से, तो उन्होंने कहा ना असम्बली तोड़ूंगा, ना इस्तीफ़ा दूंगा, ना ये करूंगा, कौम से खिताब किया। फिर उन्होंने तीनों काम किए जब उनको अंदर पजीराई नहीं मिली। उसके बाद आप चले जाएं अक्टूबर 99 से पहले वाली की पोजीशन पे, वहाँ पे भी ये सारा माहौल इसी तरह का था और इसी तरह की गुफ्तगू हो रही थी। अब भी क्योंकि इनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट से ये बच निकले हैं और इसीलिए इन्होंने विक्ट्री के निशान बनाए थे, मिठाइयाँ तकसीम की। शायद जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये इसीलिए कहा था कि उनकी एक रिक्वेस्ट है, जजमेंट अनाउंस होने से पहले उन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट है कि पहले पूरा फैसला पढ़ लें, उसके बाद इस पर कोई तबसरा करना। तो मुस्लिम लीग नवाज के पास ये इतला तो थी उस दिन कि मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई होने से बच गए हैं, अगली कोई इतला उनके पास नहीं थी। लेकिन जब JIT ने अपना काम शुरू किया और जब हालात जा रहे हैं दूसरी तरफ, तो अब भी मुस्लिम लीग नवाज की पूरी कोशिश है कि इसको फौज और शरीफ ख़ानदान की लड़ाई बनाया जाए,
फौज और हुकूमत की लड़ाई बनाया जाए और कठपुतलियाँ, पर्दे के पीछे, ये सारी कहानियाँ वही ज़ुबान है और वही इरफान सिद्दीकी साहब हैं, स्पीच राइटर जो पहले लिखते थे वही आज लिख रहे हैं। तो उनको फ़ायदा भी इसी में है। हाँ, लेकिन जो हालात हैं वो मेरा ख्याल है उस तरफ नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट अब बहुत ज्यादा तगड़ी पोजीशन में है, पहले से कहीं ज्यादा तगड़ी पोजीशन में है। ठीक है काशिफ भाई, मुझे बताएं इस सारी सूरत हाल से हुक्मरान खानदान या हुक्मरान जमात के लिए वर्स्ट क्या निकल सकता है? वर्स्ट देखिए, वर्स्ट के सिनारियो तो मेरा ख्याल है वो देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं कि जेआईटी का फैसला उनके खिलाफ आए और वो जेआईटी की जो रिपोर्ट होगी, जो भी रिपोर्ट उनके खिलाफ आए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में जो दो जजेस पहले कह चुके हैं वो एक अक्सरियती फैसला बन जाए। दिस इज द वर्स्ट केस सिनारियो कि वजीर आजम जो इस वक्त वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब वो उनको लीड ना कर सकें अगले इलेक्शंस में, चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा करें या कोई और करे, लेकिन मियाँ साहब ये वर्स्ट केस सिनारियो है मुस्लिम लीग नून के लिए। ओके, बेहतर सिनारियोज भी हैं उनके लिए कि इस वर्ड्स के पे थोड़ी सी बात और कर लें। अगर ये हो जाता है तो इसका वोट बैंक पे, इसका इंतखाबी सियासत पे कितना बड़ा या छोटा असर पड़ेगा आपके ख्याल में? कितने लोग होंगे जो वरना नून को वोट देते, लेकिन चूंकि अब नवाज शरीफ साहब नहीं है बल्कि मरियम साहबा या कोई और है, इसलिए अब वोट नहीं देंगे? ये तो फैसला इलेक्शन वाले दिन होगा। देखें, ये मुझसे अगर आप कहें मैं फोरकास्ट करूं, दुनिया का कोई आदमी फोरकास्ट नहीं कर सकता कि एक अक्सरियत 1 करोड़, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ वोटर क्या करेगा आगे जाके। लेकिन एक तासुर ये जरूर लिया जा सकता है कि जो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त स्ट्रैटेजी चल रही है कि इसको इतने वो कहते हैं सियासी कड़वस बनाया हुआ है इसका, बजाय इसके कि वो बात करें मनी ट्रेल्स की, बात करें सबूत की, वो बात करें मेरे खिलाफ कौन कौन साजिश कर रहा है। आपको याद होगा वो जो बयान शहबाज शरीफ साहब ने दिया, एक बच्चे को सामने खड़ा करके आप उसके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी करके ये तासुर दिया जा रहा है कि ये हमारी लड़ाई इदारों के साथ है। ताकि वो जब आप इलेक्शन में जाएं तो इलेक्शन में आपके पास वो जो हम कहते हैं ना कि ग्राउंड आपने ऐसा विक्टिमहुड का ग्राउंड बनाया है कि हम विक्टिम्स हैं, हमें मारा गया है, इदारे हमारे साथ जुड़ गए, ये फौज भी थी, ये अदलिया थी, इमरान खान तो उनका आला कार है, कहीं ना कहीं ये इस किस्म का एक इंप्रेशन जरूर बनाएंगे। हिस्टोरिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में ये कार्ड बिका तो है, बल्कि मैं जरा फवाद साहब से पूछ लूं, कभी नहीं बिका भाई। नहीं सर, यानी पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बात बताऊं, जब भी हमने कराची में बेचा ना कि देखो हम महाजर हैं, एस्टेब्लिशमेंट जाती करती है, हम क्या करें, हम तो अच्छे देखिए एमकेएम बैड एग्जांपल, बिकॉज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कितने सारे इलेक्शन मनूवर किए गए कराची में। यार आप भी जानते हैं, क्या बात करते हैं, अब तो फेयर इलेक्शन में पता चलता ना, लेकिन आज तक जिसको निकाला गया है फेयर इलेक्शन में जब हुआ तो उसके बाद 90,000 वोट निकाल गए ना, वो विक्टिम कार्ड एक इलेक्शन में ना मेरा भाई। आप मुझे बताएं कि कितने इलेक्शन, मैं पिछले 2 इलेक्शन कराची में था, आप भी जानते, जरा अल्लाह को हाजिर नाजिर जानो कितनी सीटों के ऊपर आपका ख्याल है। तो नबील कबूल कहता है बहुत सारे लोग समझते हैं जो घर की फेयर भी हो जाता तो भी उतनी सीटें नहीं होती, मेरा भाई फिर भी होती मुत्तहिदा के पास। मैं सिर्फ इतना कह दूं, 2 जुमले, आपकी बात ठीक है, शायद मेजॉरिटी होती, इतनी मेजॉरिटी जितनी आप कह रहे हैं शायद इतनी ना होती। वो नबील कबूल खुद ही कहता रहा, मैंने कहा वोटर कोई नहीं, कहा वोट पड़ जाएंगे, फिक्र ना करो। हमें कहा गया कितनी जगह शफा हो गई, भाई फिक्र ना करें। ये आप जानते हैं कि जब पूछा गया भाई वो मुश्किल में है, वो सीट मुश्किल में, उन्होंने कहा शफा हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। दूसरा, आप जो कह रहे हैं ये वोट ये इंटीरियर सिंध में ये बिकता है ना कि देखो हम सिंधी हैं, ये पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ज्यादती करती है, बिकता है ना ये? यार हो सकता है बिका हो कभी। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जिस पार्टी को यहाँ से निकाला गया ना वो दोबारा जीती नहीं इलेक्शन। कहाँ से निकाला? अब जब भी उसको किसी जी मैं सर सिर्फ एक आखिरी बात देखिए, जी 90 में बीबी की हुकूमत गई, बीबी इलेक्शन हार गए। 93 में नवाज शरीफ साहब की गई, वो हार गए। 96 में बीबी की गई, वो हार गए। 99 में मियां साहब को हटाया गया, काफली की इलेक्शन जीती। सो ये अगर आप कह रहे हैं कि विक्टिमहुड का नारा बिका है कुछ हलकों में, मैं आपको मिसाल देता हूं, ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का था जो 2002 का इलेक्शन, अक्सर मुझे ये कहते थे, मैंने पूरी कैंपेन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ की और मैं जीत गया, लेकिन और लोग नहीं जीत सके। ठीक है, सो मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर आप बता रहे हैं वो भी एक है फैक्ट है। बिकॉज़ शाहीन साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। जी शाहीन साहब, देखिए आपने पूछा था कि वर्स्ट केस इनके सिनेरियो क्या हो सकता। जी वर्स्ट केस मेरे ख्याल में ये है कि एक तो ये कि डिस्क्वालिफिकेशन है नवाज शरीफ साहब का, यानी सुप्रीम कोर्ट के आप घर गए, आप नायल हो गए, आइंदा के लिए भी किसी और के घर जाए। जो वर्स्ट केस है उसके बाद उनकी पार्टी कहीं डिसॉल्व ना हो जाए, वो बिल्कुल तितर बितर ना हो जाए जैसे कि हुआ था पहले। और अगर ये इनको कॉन्फिडेंस होता कि ऐसा नहीं होगा, और अगर इनको ये मालूम होता और यकीन होता कि जी अगर नवाज शरीफ साहब हट गए और हमने किसी और को बिठा दिया तो भी ये चलती रहेगी हुकूमत, तो भी ये पार्टी चलती रहेगी, तो ये इनका रिएक्शन बिल्कुल और बहुत ही डिफरेंट होता और ये काफी अर्से पहले इस मसले से निकल गए होते। लेकिन इनको ये यकीन नहीं है और ये लगता ये है कि पार्टी अगर तितर बितर हो गई तो फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक
वर्स्ट केस जो सिनेरियो इनके फवाद सामने चौधरी है। साहब, ये पीटीआई भी ये समझती है, मुझे इंप्रेशन है पीटीआई के लोगों की बातें सुन के, कि अगर एक दफा नवाज शरीफ साहब को हिट पड़ जाती है तो फिर ये अंदर से मुस्लिम लीग नून को इतना नुकसान पहुंचेगा कि वो डिवाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अगरचे माजी में तो यही हुआ है। 93 में हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया तो 2/3 मेजॉरिटी थी पंजाब में और वफाक में PMLN की, जो कि एक दिन में ही 2 दिन में ही तकरीबन जो है वो दूसरी तरफ चली गई और यहाँ मंजूर भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। जब भी यहाँ पर क्राइसिस आया है PMLN पे, तो आम तौर पे उनके लोग उनके साथ नहीं रहे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, और ये तो एक अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान में कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बेसिकली उस लीडर का नाम है जो उसको लीड कर रहा है। तो जब स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो जब क्राइसिस में लीडर क्राइसिस में जाता है तो पूरी पार्टी क्राइसिस में चली जाती है। क्योंकि अभी भी आप देखें, अगर क्लासिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान में होती तो फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये क्राइसिस जो आया है, इसका सिस्टम को पता ही ना चलता। लीडर जो है वो नया चुन लेती पार्टी और अगला चला मसला हो जाता। तो ये तो एक प्रोसेस है, जब तक हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे और से नहीं होगी बाकी। और एक और सवाल भी इसी से रिलेटेड, ये बताएं आप, ज्यादा मुझसे बेहतर, आप सहाफत भी सियासत भी सारा, यानी पीपल्स पार्टी को कितने लोगों ने इसलिए वोट देना छोड़ दिया कि नहीं यार, बात ये कि ये जो जरदारी साहब है ना यार, ये बड़ी करप्शन करते हो, करप्शन तो बहुत बुरी बात है, तो नहीं करनी चाहिए, या कितने लोगों ने इसलिए छोड़ा कि यार काम ही नहीं करते कुछ। MQM को कितने लोगों ने इसलिए वोट देना छोड़ दिया कि अरे भाई ये पार्टी तो मिलिटेंसी करती है, तो बहुत बुरी बात है, तो गुनाह मिलेगा इससे, इनको वोट नहीं देंगे। इसी तरह मेरा सवाल है, नून को कितने लोग इसलिए वोट देना छोड़ देंगे कि अरे पनामा में पकड़े गए, यानी कि करप्शन की, यानी कि हराम माल कमाया, अब से वोट नहीं देंगे हम। ये ट्रेंड रहा है पाकिस्तान में कभी? देखिए वसीम साहब, इशू ये होता है कि ये जो लोग हैं जो पार्टीज़ के साथ हैं, शायद वो इन बातों के ऊपर अपनी पार्टी को वोट देना ना छोड़े। लेकिन इशू ये होता है कि जो न्यूट्रल वोटर है, बहुत बड़ा चंक, जिसने फैसला करना होता है इलेक्शन का, उसको डेफिनेटली असर पड़ता है। और पाकिस्तान में जो अच्छी बातें हुई हैं, न्यूट्रल वोटर है बहुत बड़ा, वो एक्टिव है या नहीं? क्योंकि मुशर्रफ साहब से यही सुनते रहे कि वो साइलेंट मेजॉरिटी है, मैं उसको लेकर आऊंगा और जीत जाऊंगा। खान साहब के ऊपर मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि हम लोग जो हमारे जेलम में अगर इलेक्शन होते हैं, या पंजाब में ये GT रोड के ऊपर जहां पे इलेक्शन है, तो पहले MNA जीता था 55,000 60,000 वोट लेके। अब आपको MNA बनने के लिए 1 सवा लाख वोट लेनी पड़ती है। तो न्यूट्रल वोटर हरकत में आ गया। न्यूट्रल वोटर जो है, चंक जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उसमें, मीडिया की वजह से उसका चंक बड़ा है। इसीलिए मैं अभी भी पिछले दिनों जब ये सेंसस की बात हो रही थी, तो मैं इमरान खान साहब से मैं ये गुजारिश कर रहा था, और बाकी पार्टियां भी जिनसे लोगों से मिलता हूं, कि आप कभी भी सीटें बढ़ाने की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि इससे क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेचर मजीद गिरेगी। ऑलरेडी हमारे यहाँ तकरीबन 1300-1400 लोग इलेक्ट होते हैं, ये बहुत बड़ा चंक है, इसको अभी जो है वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। काशिफ भाई भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी काशिफ भाई, दोनों ब्रीफली मैं कह तो आपने बात की कि जरदारी साहब को कितने लोगों ने वोट डालना छोड़ा। आप जानते हैं कि पूरे पंजाब, पूरे खैबर पख्तूनख्वा, मैं कह रहा हूं इस वजह से, मैं कह रहा हूं बैड गवर्नेंस की वजह से यार कुछ काम ही नहीं करते, लेकिन करप्शन की वजह से कितने लोगों ने छोड़ा। यार अब ये फैसला ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूं कि लोगों ने वोट क्यों नहीं डाला। अच्छा, एक जजमेंट तो हो सकती है ना, स्टैट बताने, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स, यानी मैं सड़कों पर जाता हूं लाहौर के लोग कहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग बुरा वाला कहते हैं, बाकी ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों ने कहा मेरी आवाज आ रही है, पैसे तो खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, थोड़े से लगा भी देते हैं। इस तरह कराची और MQM पे आप बता सकते हैं ना, मेरा वालिद साहब पीपल्स पार्टी के MP है, मैं पीपल्स पार्टी की फैमिली से रहा, मेरा खानदान पूरा का पूरा सजाएं काटी है उन्होंने, किले की सजाएं काटी है मार्शल लॉ के दौरान। सो मेरा ख्याल है, लेट मी स्पीक, मैं अगर कहूं कि मैं पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी कर सकता हूं, उनके एटलीस्ट पंजाब की हद तक जो कुछ लोगों ने नहीं वोट डाला, उन्होंने कहा इसको नहीं वोट डालते, क्योंकि उनके ऊपर चोरी के इल्जाम बड़े थे। पूरे 5 साल क्या इल्जाम है, NICL, हज की करप्शन, कौन सा इल्जाम पीपल्स पार्टी पर नहीं लगा? गवर्नेंस के भी इल्जाम थे, बिजली का भी मसला था, लेकिन ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी, लोगों ने फैसला किया कि वोट नहीं डालेंगे पीपल्स पार्टी। ठीक है, आप ये देखें इनका हशर क्या हुआ कि 122 का इलेक्शन, NA 122 कहां 70,000 लेकर जीत रहा है, 68,000 लेकर 900 वोट है पीपल्स पार्टी का। आपका ख्याल है ये पीपल्स पार्टी के वोट, ये वोट बैंक था जो ये हल्का पीपल्स पार्टी जीती हुई थी? आपका ख्याल है ये इस वजह से हुआ कि सडनली एक रात लोग सो के उठे, उन्होंने कहा आज हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालना, आज हमने PTI को वोट डालना? नहीं, लोगों ने शिफ्ट किया है, लोगों ने फैसला किया कि तो कुछ भी नहीं करते, सारे का सारे खा जाते हैं, इसलिए नहीं दिया वोट, मुझे ऐसा लगता है।
तो खाने को ही करप्शन कहते हैं मेरा भाई सर। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्री ये परसेप्शन बनाते हैं वो भी 4 पुल बनाते हैं और आधा खा जाते हैं तो शायद वोट पड़ जाता। मुझे ऐसा लगता है कराची में खाने को करप्शन ना कहते हो, पंजाब में अब भी खाने को ही करप्शन कहते हैं। पहली बात खैर एनीवेज, मैं तो तासुर की बात कर रहा हूं ना कि 2 सड़क साथ में बना दें, 4 पुल बना दे, लोगों का मिजाज है चलो यार साथ में काम भी तो किया है ना, ठीक है। लाड़काना में तो काम भी नहीं किया और उनको वोट मिला ना यार। पंजाब को सिंध से आप कंपेयर ना करें, सिंध में कौन सा काम किया? विक्टिम कार्ड आ गया ना, तो आप खुद जानते हैं एग्जैक्टली। वो किसी और बुनियाद पे, क्योंकि उधर कंपटीशन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर कंपटीशन बन गया। इमरान खान लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, पीटीआई में आ गए। कल कंपटीशन सिंध में बनेगा, उधर चले जाएंगे। लेकिन मैं एक और चीज जो क्विकली आई वांट टू कमेंट ऑन दिस, तो आपने कहा अगर मियां साहब, जो मैंने कहा था ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो मियां साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसमें क्या होगा? देखिए 30-40 एमएलए तो ऐसे जो इस मुस्लिम लीग नून में जो आजाद जीत कर आए थे या काफ लीग के थे या दूसरे थे जो आए थे क्योंकि ये हुकूमत बना रहे थे, ऐसे लोग तो वैसे साइड पे हो जाते हैं। ऐसे लोग तो वो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। उन्होंने देखना मियां साहब गिर गए, वो तो यहां से अपने सामान बांधने के चले जाएंगे, देखेंगे कल ही हुकूमत कौन बनाएगा, वो उधर चले जाएंगे। लेकिन इसमें अब मुस्लिम लीग नून क्या अंदरूनी लड़ाई का शिकार होगी? पहला बड़ा एलिमेंट यह है, क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिनको अब एज एयर टू द थ्रोन बनाया जा रहा है, क्या हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब मानेंगे? क्या पूरी पार्टी उनके गिर्द इकट्ठी होकर? मुझे लगता है इसलिए हो जाएगी कि एडवर्स सिचुएशंस में अगर मियां साहब को गिरा दिया गया तो एक वो जो नफसियाती तौर पे साइकोलॉजिकली, क्योंकि मार खाई होगी, सारी पार्टी इकट्ठी हो भी सकती है। तो वो जो इंटरनल रिफ्ट्स है मेरा ख्याल है वो खत्म भी हो सकती हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती हैं। इस टाइम फोरकास्ट करना मुश्किल है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नीचे क्या होगा, लेकिन ये 2-3 सिनेरियोज हैं। 40-50 लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे, लेकिन उनके अलावा फिर पार्टी के लिए चैलेंज होगा बाकियों को इकट्ठा रखना। राइट। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके आखिरी सेगमेंट में कि क्या पाकिस्तान एक अर्ली इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? इलेक्शन की तारीख से पहले जाहिर है इसका फैसला जेआईटी के फैसले पर होगा, लेकिन किस बात का इम्कान ज्यादा लगता है? नवाज शरीफ साहब को हिट पड़ी तो हो सकता है वो कबल वक्त इलेक्शन में चले जाएं, या क्या हो सकता है? इंतखाबी मंजरनामा ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं इसी सवाल से। कंक्लूड कर रहे हैं। साबिर शाकिर साहब, आपको पाकिस्तान कबल वक्त, अब खैर मतलब कितना कबल होगा, वैसे टाइम कितना रह गया है, मिड टर्म का तो टाइम बहुत ज़माना वो गुजर गया, लेकिन आपको अगले कुछ माह में इलेक्शन की मुकर्रर महीनों से कुछ महीना कबल इलेक्शन होते हुए दिख रहे हैं? पाकिस्तान आपको कबल वक्त इंतखाबात की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? अच्छा बदामी, थोड़ा सा मैं पीछे जो बात हो रही थी ना कि आइंदा इलेक्शन कौन जीतेगा और किसकी पोजीशन है, तो पाकिस्तान में आज तक पहले अगला सेटअप फाइनल होता है और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होता है। अभी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे, बहुत नहीं करेंगे। नहीं सर, नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। आप कोई भी रिजल्ट उठा के देख लें, एक इलेक्शन में एक पार्टी 2/3 पे होती है, अगले इलेक्शन में वही पार्टी 13 सीटों पे आ जाती है। पिछला इलेक्शन भी देख लें, उससे पिछला भी जनरल कियानी का डॉक्ट्राइन क्या था? वो ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसी ना किसी सूबे में हुकूमत दे के उनको वहाँ पे मुतमिन कर दिया जाए। यही 2002 में हुआ, यही 2008 में हुआ, यही 2013 में हुआ। तो आपने उनका नाम लेकर ये तासुर दे रहे हैं कि वहाँ जो तय हो जाता है फिर वो नक्शा बन जाता है बाद में? इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी भी अगला सेटअप तैयार किया जा रहा है, अगला सेटअप पे बातचीत चल रही है कि क्या होना चाहिए। और इस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि किसी भी तरीके से मरियम नवाज साहिबा बच जाएं और शहबाज शरीफ साहब बच जाएं, ये दो बच जाएं, बाकियों का उनको फिक्र नहीं है। क्योंकि अगला इलेक्शन अगर ये दोनों प्लेयर मैदान में रहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी और मरियम नवाज साहिबा भी, तो इलेक्शन कैंपेन उनकी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर ये दोनों विकेटों में से कोई एक विकेट भी उड़ जाती है तो फिर उनको यकीनन इमरान खान का मुकाबला करने के लिए टफ टाइम होगा। ठीक है। आप ये देखें कि कैसी, आप ये भी देखें कि इलेक्शन से पहले ये हवा चलती है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है। इस वक्त तमाम की तमाम जो पंजाब में ख़ास तौर पे अहम विकेटें हैं वो सारी की सारी पीटीआई के पास जा रही हैं। फिर भाई मैं और आप कैसे वो मंजरनामा भूल सकते हैं जो इलेक्शन से पहले एक फजा बनी थी, इसी बिल्डिंग में भी फजा बनी थी जहां मैं बैठा हूं, कि जिससे लग रहा था कि बस पीटीआई आई और आई, तो नहीं बनी ना, नहीं आई ना। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान साहब अगर एक इंटरव्यू में तालिबान के हक में बात ना करते और अमेरिकन के और ब्रिटिश के कान खड़े ना होते तो वही फिजा आगे तक चलनी थी। तो एक निजी टीवी चैनल को 35 मिनट की एक इंटरव्यू पे जिसपे तालिबान की हक में बात की गई, उस पे
फॉरेन फोर्सेस हरकत में आई, उन्होंने लोकल फोर्सेस को कहा, नतीजतन आज इमरान खान वजीर आजम नहीं है पाकिस्तान के। इसमें कोई शक ही नहीं है। जो नंबर पीटीआई के थे एक सर्वे के मुताबिक, वही नंबर 3 हफ्ते के बाद मुस्लिम लीग नवाज के पास थे। हमारे पाकिस्तान में 25 सीटों पे आपको मैनेज करना होता है, सिर्फ 25 सीटों को अगर आप मैनेज कर लें, टारगेट कर लें, तो 25 का फर्क 50 पे चला जाता है। एक पलट से उठाई जाती हैं, दूसरे पे चली जाती हैं। वो मुश्किल काम नहीं है। उसमें बिरादरीज़म है, उसमें जो इलेक्टेबल लोग हैं वो इधर से उधर किया जाता है। सही है, पॉइंट टेकन। 2000 आखिरी इलेक्शन, इसी में पॉइंट ले लूं ना, आखिरी बात जी, आखिरी 2013 का इलेक्शन देखें, कैसा मैंडेट था कि पीटीआई केपीके से बाहर नहीं निकल सकी और मुस्लिम लीग नवाज पंजाब से बाहर नहीं निकल सकी, पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर नहीं निकल सकी। सारे पार्टियां अपने अपने इलाकों में उनको खुश कर दिया गया और इख्तिदार दे दिया गया। काशिफ अब्बासी साहब, इज इट रियली दैट सिंपल एंड दैट मच प्लान्ड? मेरा ख्याल है जो साहब मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है ये सारा बिलीव करना कि इस हद तक एक इंटरव्यू के पीछे अमेरिका और बरतानिया पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा। क्योंकि मेरा ये ख्याल था जब इलेक्शंस की प्रोफाइल आप करते हैं, खुद भी ज़ाहिर है मैंने भी की होगी, बाकी सारों ने भी की होगी, कि रूरल एरियाज़ में मुझे इमरान खान साहब कहीं पे भी कम्पीट करते हुए भी नज़र नहीं आते, लेट अलोन जीतना। ये बात हम जब कहीं बैठते थे, अभी मैं बल्कि पीटीआई के दोस्त भी कहीं बैठते हैं तो कहते हैं धांधली, और मेरा ये सवाल होता है कि यार 15 के अलावा 16वीं सीट कौन सी? चले 15 तो वो है जिस पे आपने सारों ने कम्पीट किया, हार गए, जिसमें 4-5 कराची की डाल लें, लाहौर की डाल लें, 4-5 आगे पीछे जो अटक है या पिंडी की सीट है। उसके अलावा इमरान खान साहब रूरल एरियाज में उस तरह नहीं थे मकबूल या वोट। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब लेट हो गए। उन्होंने जो पार्टी इलेक्शंस कराए उसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान पहुंचा कि पार्टी इलेक्शंस में जब आई है 23 मार्च को, तब तक बहुत सा वक्त गुजर चुका था, आपके कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं थे। रूरल एरियाज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका कैंडिडेट पहले से लोगों को पता हो कौन होगा, वो कौन है, लोग माइंड बनाते हैं, जानना पड़ता है, लोगों से बातें लेने पड़ते हैं, बड़ा कुछ होता है जो एक रूरल एरिया। जिस तरह कराची के बारे में लोगों की राय है कि खान साहब ने इतना कम वक्त दिया फिर भी इतना वोट पड़ गया, अगर वक्त दिया होता तो कमाल ही आया था, फिर बड़े बड़े सरप्राइजेस। तो मेरा ख्याल है वो ये मेरे लिए बहुत फार आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। फवाद चौधरी साहब, जनरली स्पीकिंग ये एस्टैब्लिशमेंट, फॉरेन फोर्सेस, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल गैर